अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स का 10th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसको हम एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसका आज हमने 15th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिपल टैंक के बारे में वैसे हमने शुरू किया हुआ है। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम स्पीड ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे कि स्पीड ऑफ वेव की स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और कैसे स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे। ठीक है, तो स्पीड ऑफ वेव ये वो स्पीड होती है जिसके साथ वेव ट्रैवल करती है किसी भी सर्टेन मीडियम में। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंडेंस ऑफ द वेव किस चीज़ पे? डेप्थ ऑफ द मीडियम पे, कि डेप्थ का मतलब गहराई, मीडियम की कितनी गहराई है। ठीक है, कि एक तरफ हमने कहा था कि हमने एक ओपन एक मीडियम रखा हुआ यानी कि वाटर है, दूसरी तरफ हमने उस वाटर के मीडियम में हमने स्लेब रख दी थी, तो ग्लास का मीडियम रख दिया था। तो जिस तरफ ग्लास रखा था उस तरफ हमारे पास शैलो मीडियम बन गया था और एक तरफ हमारे पास डीप मीडियम बन गया था। शैलो मीडियम में जो पानी की जो डेप्थ थी वो कम थी और डीप मीडियम में पानी की जो डेप्थ गहराई थी जो वो क्या थी, ज़्यादा थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डेप्थ ऑफ द मीडियम पे कैसे स्पीड ऑफ वेव डिपेंड करती है। जब डीप मीडियम होता है तो फिर क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव इंक्रीज़ होती है। क्या होती है बेटा? इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि वहाँ पे जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ ऑफ वेव होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम का मतलब है इंक्रीजिंग होती है। क्या होती है बेटा? इंक्रीजिंग। लेकिन एक शर्त है। एक शर्त क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? और वो रहती है कांस्टेंट। रिपल टैंक के केस में ना रहती है कांस्टेंट। कैसे भला? कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेटर ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट होती हैं। उसी फ्रीक्वेंसी क्या जनरेट होती हैं बेटा? वेव्स जनरेट होती हैं। फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? होती है कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखो ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है बेटा। बात समझ आ गई? जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेटर ऑसिलेट करता है उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वेव जनरेट होती है बेटा। वही फ्रीक्वेंसी किसकी होती है बेटा? वेव्स की होती है। अच्छा अब ज़रा देखो कि इस कंडीशन में स्पीड पे कैसे इफेक्ट होता है जब वेवलेंथ चेंज होती है। हमें पता है रिलेशन कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज़ इक्वल टू, ये जो रिलेशन है ना बेटा ये दोनों मीडियम्स में एप्लीकेबल है। कितने मीडियम्स में बेटा? दोनों मीडियम में, डीप मीडियम में भी और शैलो मीडियम में भी बेटा। बात समझ आ गई? अब फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगी बेटा। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट। अब किसी इक्वेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, किसी इक्वेशन से कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, वो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्रोपोर्शनैलिटी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपने पहले ये पढ़ा होगा जब कोई प्रोपोर्शनैलिटी होती है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1। ठीक है बेटा, तो जब इस प्रोपोर्शनैलिटी से आप एक किसी कांस्टेंट को निकाल, या हम कोई आम एग्जांपल ले लेते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। ठीक है, या एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के बेटा। ठीक है, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट लेके आते हैं। वो कांस्टेंट क्या था बेटा? m। एफ इज़ इक्वल टू एम में फार्मूला पढ़ा न्यूटन सेकंड लॉ आप लोगों ने। तो m को हम एज ए कांस्टेंट लेके आते हैं, एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं बेटा। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर बेटा क्या लेके आते हैं? कांस्टेंट लेके आते हैं। जब इक्वालिटी से कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं तो वो इक्वालिटी प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? बात समझ आ गई? दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उलट हैं। ठीक है, जब हम इस इक्वेशन से ये ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बाहर निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट, तो फिर ये इक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोपोर्शनैलिटी में। तो पता क्या चला? v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? लैम्डा के बेटा। बात समझ आ गई? अब देखो डीप मीडियम में लैम्डा क्या होती है बेटा? मैक्सिमम। लैम्डा अगर मैक्सिमम हो जाए तो स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा? बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी बेटा?
कांस्टेंट रहेगी। वेवलेंथ के चेंज होने इंक्रीज़ होने की वजह से स्पीड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बात समझ आई। अब देखो शैलो मीडियम में क्या होता है। शैलो मीडियम में स्पीड जो होती है बेटा वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज़ हो जाती है। किस वजह से डिक्रीज़ होती है, क्योंकि उधर वेवलेंथ जो होती है वेव की वो डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़। बेटा बात समझ आ गई। इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर के। किसके इक्वल होती है बेटा, बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो ये एक दोबारा रिलेशन लगाते हैं हम, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब v डिक्रीज़ हो गई है, v क्या हो गई है, यानी मिनिमम हो गई है लेट्स सपोज, तो स्पीड भी क्या हो जाएगी बेटा, मिनिमम, डिक्रीज़ हो जाएगी। बात समझ आ गई। तो पता क्या चला, डीप मीडियम में स्पीड मैक्सिमम होती है, इंक्रीजिंग होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है और इंक्रीजिंग होती है। शैलो मीडियम में स्पीड डिक्रीज़ होती है, यानी कि मिनिमम होती है। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है और मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। दोनों केसेस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। जो डीप मीडियम में बेटा फ्रीक्वेंसी होगी वही शैलो मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी होगी। बेटा बात समझ आ गई। अब ये सारा प्रोसेस हम एक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारे पास है रिपल टैंक। ये क्या है बेटा, रिपल टैंक है। ये हमारे पास एक वाइब्रेटर है। क्या है बेटा, वाइब्रेटर, जो कि वाइब्रेट करता है। ये जो मीडियम है हमारे पास ये डीप मीडियम है बेटा, ठीक है। और ये जो मीडियम है ये शैलो मीडियम है बेटा, ठीक है। अब ये जो वाइब्रेटर है ये वाइब्रेट करता है बेटा एक अपने सर्टेन पोजीशन में बेटा, इर्द गिर्द। तो वाइब्रेट करने से ये कि वेव फ्रंट ये है और एक वेव फ्रंट ये है, यानी एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है। तो एक वेव से या आपका जो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक का जो फासला होता है वो वन वेवलेंथ कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वेवलेंथ कहलाता है। सॉरी, हम इसको ऐसे कह दें कि ये एक ट्रफ है और ये दूसरा ट्रफ है, या ये क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट। हमने कहा था ना ब्राइट पोर्शन जो है वो क्रस्ट होगा और डार्क पोर्शन जो होगा वो ट्रफ होगा बेटा। तो लेट्स सपोज ये डार्क पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है बेटा, डार्क। मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ। ये डार्क पोर्शन है बेटा। एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ तक का जो फासला है वो क्या कहलाता है बेटा, वेवलेंथ कहलाता है। अब देखो इधर वेवलेंथ ये है, ठीक है, ये बड़ी वेवलेंथ है। इधर एक ट्रफ और दूसरे ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो क्या है बेटा, इसके मुकाबले में स्मॉल है। बात समझ आ गई। जब इधर डिस्टेंस स्मॉल हो गया तो इसका मतलब है इसकी वेवलेंथ इतनी है। वेवलेंथ इधर ज़्यादा है या इधर ज़्यादा है, डीप मीडियम में वेवलेंथ क्या है बेटा, ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो उधर स्पीड भी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इधर जो स्पीड है वेलोसिटी का अगर वेक्टर शो करें हम तो बेटा वो ये है, और उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इस तरफ है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बाउंड्री है। ये क्या है बेटा, किसकी बाउंड्री है बेटा, बिटवीन डीप मीडियम एंड द शैलो मीडियम। बेटा बात समझ आ गई। तो जैसे ही इस बाउंड्री को वेव क्रॉस करती है उसकी वेवलेंथ क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। क्या होती है बेटा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे ही वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है तो वेवलेंथ मिनिमम हो जाती है, वेलोसिटी भी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। बेटा बात समझ आ गई। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अब हम पढ़ते हैं कि डायफ्रैक्शन, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड करैक्टरिस्टिक है। अच्छा इसको बंद कर दो, दोबारा चलाएंगे। ठीक, स्टार्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखेंगे फर्स्ट 10th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10 उसका 16th लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ वेव विद द हेल्प ऑफ रिपल टैंक, ठीक है। तो रिपल टैंक की मदद से हम डायफ्रैक्शन ऑफ वेव को कैसे स्टडी करें। डायफ्रैक्शन ऑफ वेव तीसरी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कौन सी, रिफ्लेक्शन, दूसरी रिफ्रैक्शन और तीसरी डायफ्रैक्शन अब हम पढ़ने लगे हैं। तो वो क्या होती है ज़रा देखते हैं। ज़रा देखिएगा, इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई बॉडी है जो फ्लेक्सिबल बॉडी है, उसने एक रास्ते से गुज़रना है। उस रास्ते की हाइट अगर उस बॉडी की कंपेरेबल है तो रास्ते की जो सेपरेशन या जो रास्ता है हमारे पास ऊपर से और नीचे से जो बाउंड्रीज़ हैं उस रास्ते की, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बॉडी की हाइट के कंपेरेबल है।
तो बॉडी इजीली उसमें से पास नहीं हो सकती, ठीक है। बॉडी कब इजीली पास हो सकती है, जब रास्ते की जो स्लिट की जो हाइट है या डिस्टेंस बिटवीन द शार्प एजेस है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो बॉडी इजीली उसमें से गुजर सकती है। अगर बॉडी इजीली नहीं गुजर सकती, हाइट क्या कम है या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो फिर क्या होगी बेटा तो वो बॉडी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है। बेंड होकर फिर उस रास्ते से दरवाजे से गुजरती है, ठीक है। तो इसी तरह वेव्स भी यही फिनोमेना परफॉर्म करती हैं जब वो किसी स्लिट से गुजरती हैं। जब वो किसी स्लिट से गुजरती है, मैं बताता हूँ स्लिट क्या होता है। तो ज़रा देखिएगा, ये हमने रिपल टैंक के अंदर 2 ऑब्स्टेकल्स रख दिए हैं। क्या रख दिए बेटा, 2 ऑब्स्टेकल यानी 2 रुकावटें रख दी हैं, ए और बी। इन दोनों के दरमियान, ए बी के दरमियान जो ये सेपरेशन है, ये सेपरेशन कहलाती है स्लिट। क्या कहलाती है बेटा, स्लिट। समझ आ गई, ये सेपरेशन क्या कहलाती है, स्लिट, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि जब ये वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो जैसे ही ये स्लिट से पास होगी तो ये इस ऑब्स्टेकल के कॉर्नर्स की तरफ बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। समझ आ रही, बात नहीं आ रही, ये क्या हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है। समझ आ गई। और वेव थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है एक दूसरे से बेटा, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ द वेव व्हेन पासिंग थ्रू अ स्लिट ऑफ द ऑब्स्टेकल, 2 ऑब्स्टेकल के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं, स्लिट। उसमें से जब पास करती है वेव, वो क्या हो जाती है बेटा, बेंड हो जाती है, झुक जाती है, वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन एंगल के ऊपर मुड़ जाती है बेटा, ठीक है। इस मुड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग ऑफ वेव, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ बेटा क्या, वेव। बेंड हो गई और एक दूसरे से अलग अलग हो गई वेव्स अराउंड किसके गिर्द बेटा, शार्प एजेस ऑफ द ऑब्स्टेकल। ये क्या है बेटा, ऑब्स्टेकल्स हैं, 2 ऑब्स्टेकल्स आपने रखे थे, इनके शार्प एजेस की तरफ क्या हो गई है बेटा, बेंड हो गई हैं वेव्स बेटा। बात समझ आ गई। उसके बाद क्या है, कॉर्नर्स ऑफ द वेव। ये कॉर्नर्स भी हैं बेटा, शार्प एजेस कह दें या कॉर्नर्स कह दें, किसके बेटा, ऑब्स्टेकल्स के, ठीक है। और इस ऑब्स्टेकल के दरमियान जो फासला है, ये वाला जो ए बी फासला मैंने यहाँ पे शो किया है, ये क्या कहलाता है बेटा, स्लिट। क्या कहलाता है बेटा, स्लिट। इस स्लिट से गुजरते हुए जब वेव बेंड हो जाती है तो ये बेंडिंग ऑफ वेव क्या कहलाती है, डायफ्रैक्शन। क्या कहलाती है बेटा, डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डायफ्रैक्शन है। डायफ्रैक्शन को हम क्लियरली ऑब्जर्व कब कर सकते हैं, जब स्लिट जो होती है बेटा, या सेपरेशन बिटवीन ऑब्स्टेकल्स जो हो बेटा इज़ इक्वल टू या इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। ये क्लियर डायफ्रैक्शन कब आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जब इन 2 वेव्स, इन 2 ऑब्स्टेकल्स के दरमियान का जो फासला है, सेपरेशन जो है उसका, वो सेपरेशन कंपेरेबल हो, यानी इक्वल हो, यानी ऑलमोस्ट इक्वल हो, किसके, वेवलेंथ ऑफ द वेव के। किसके इक्वल हो बेटा, वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल हो। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल हो, तब ये डायफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है वो हम इजीली क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब ज़रा देखो कि ये जो सेपरेशन है हमने पहले बढ़ा दी है, पहले से क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दी है। ये सेपरेशन ऑफ ऑब्स्टेकल बिटवीन ऑब्स्टेकल का दूसरा नाम क्या बेटा, स्लिट। क्या नाम है, स्लिट, SLIT बेटा। बात समझ आ गई, स्लिट कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा, स्लिट कहते हैं। तो जब ये वेव जब इससे गुजरती है तो फिर एक वाज़े हमें डायफ्रैक्शन देखने को मिलती है बेटा। देखो ज़रा, ये वेव हमें वाज़े तौर पे मुड़ी हुई नज़र आ रही है। जब देखो थोड़ा सा पार्ट आपका होता है बेटा कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है दरवाजे की हाइट में और आपकी हाइट में, आप थोड़ा सा बेंड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, थोड़ा सा बेंड होते हैं। ये थोड़ी सी वेव क्या हुई है बेटा, बेंड हुई यहाँ से, यानी कि जब ये गुजरेगी तो इसको मुड़ना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे बेटा। बात समझ आ गई। तो इस तरह से मुड़ेगी। अब यहाँ देखो, इसको वेव को ज़्यादा बेंड होना पड़ा था यहाँ से बेटा। बात समझ आई है, क्योंकि ये जो रास्ता थोड़ा सा था और ये वेव बहुत बड़ी थी,
समझ आ गई बेटा बात। तो जब ये बड़ी वेव इसमें से गुजरेगी तो उसको ज़्यादा बैंड होना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दिस बेटा, क्योंकि इधर रास्ता क्या है आपके पास, बड़ा सारा रास्ता है, खुला रास्ता है, समझ आ गई। लेकिन थोड़ा सा आपको क्या फिर भी करना क्या होना पड़ेगा, बैंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, डायफ्रैक्शन है। अब देखो ये जब आपके स्लिट जो थी वो स्मॉल थी, या स्पेसिंग बिटवीन द ऑब्स्टेकल जो थी वो स्मॉल थी, तो आपको किस पैटर्न में ये वेव्स नज़र आ रही हैं, सेमी सर्कल। कैसे बेटा, सेमी सर्कल आपको नज़र आ रहा है। सेमी सर्कल का मतलब है आधा सर्कल, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा डायफ्रैक्शन के बारे में टॉपिक लेक्चर। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।